हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। मेरा नाम धीरज है और हम लोग डिस्कस करें एनसीईआरटी नाइन्थ का साइंस पहला चैप्टर जो कि नाम है मैटर इन आर सराउंडिंग, जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस सबके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर। तो क्या क्वेश्चन आंसर कम्पिटिटिव कंपटीशन के एग्ज़ामों के लिए ज़रूरी है? हाँ ज़रूरी है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन बहुत से कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं। तो जो इसका जो सब ऑब्जेक्टिव तो ज़रूरी है ही, जो सब्जेक्टिव है उससे भी क्वेश्चन बनाया जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कई सारे क्वेश्चन। तो क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सब क्वेश्चन चैप्टर के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, चैप्टर पेज नंबर 3 में कुछ क्वेश्चन है। Which of the following are the matter? ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो पेज नंबर 6 में ये क्वेश्चन है। उसके बाद पेज नंबर 9 में, पेज नंबर 10 में, और उसके बाद लास्ट में एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो हम एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ज़रूर लीजिएगा, तब ताकि आपको सारा वीडियो टाइम टू टाइम मिले। चलिए सबसे पहले हम पेज नंबर 3 में जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैटर। देखो, मैटर का परिभाषा हमने क्या देखा था कि उसमें कुछ मास होता है, वो कुछ स्पेस लेता है, और मैटर में आपस में इंटरमॉलिकुलर फोर्स भी होता है। आपस में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। मैटर के अंदर जितने भी पार्टिकल होते हैं, चाहे मैटर सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो या गैस हो। तो मैटर के बारे में हम सब कुछ समझ लिए थे। यहाँ पे आपको बताना है कौन कौन सा मैटर खाता है। चेयर सॉलिड है, आराम से मैटर बोल सकते हैं। एयर गैस है, मैटर बोल सकते हैं। बट लव ये तो बस एक फीलिंग है। किसी भी फीलिंग को पदार्थ, क्योंकि फीलिंग का कोई जगह थोड़ी होता है। क्या उसमें कोई स्पेस लेता है? क्या उसमें कोई मास होता है? कुछ नहीं। तो लव वाला पॉइंट क्या है? स्मेल भी ऐसे ही। अगर गैस होता तो हम बोल सकते थे, लेकिन स्मेल भी एक फीलिंग ही बोल सकते हो ना। किसी को स्मेल आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, जो भी हो। बट इस गैस होता तो ये मैटर होता। स्मेल एक नहीं है, हीट भी नहीं है। आलमंड, ये बादाम, ये ऑब्वियसली सॉलिड है। थॉट भी नहीं है, थॉट सोच है। कोल्ड, देखो कोल्ड भी एक फीलिंग है। कोल्ड ठंडा लग रहा है, ठंडी ठंडी लग रही है या नहीं लग रही है, जो भी हो, बट ये तो है एक फीलिंग ही ना। तो ये कोई मैटर नहीं ना होगा। बट कोल्ड ड्रिंक्स लिक्विड है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल, परफ्यूम का स्मेल, स्मेल भी एक फीलिंग ही है। गैस होता, यहाँ पे भी गैस का बात करता तो ये मैटर होता। तो ये गैस होता तो मैटर होता। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये कुछ नहीं है, फीलिंग है। तो समझ गए मैटर क्या क्या डेफिनेशन है मैटर का, कि उसमें कुछ मास होता है, उसमें कुछ स्पेस लेता है, वो कुछ स्पेस लेता है, और उसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है। आपस में एक दूसरे को एक दूसरे के तरफ खींचने का कोशिश करते हैं। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन है द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग। इसका रीजन बताना है। हॉट सिजलिंग फूड मतलब सिंपल समझो ना, जो गर्म खाना होगा वो दूर तक उस पहुंचेगा, और जो ठंडा खाना होगा उसका स्मेल दूर तक नहीं पहुंचेगा, काफ़ी नज़दीक तक ही रह जाएगा। ऐसा क्यों होता है? सिंपल, हम लोग बहुत बेसिक, साइंस को छोड़ो, हमने बहुत बेसिक चीज़ डिस्कस किया है कि अगर कोई गर्म चीज़ होता है तो क्या किसी को गर्म करते तो क्या होता है? फैलता है। यानी गर्म करने पे पार्टिकल में क्या आ जाता है? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, यानी वो फैलेगा। फैलेगा क्योंकि इसमें वेलोसिटी आ गया ना, हाफ mv², वेलोसिटी आ गया तो दूर तक फैलेगा। इसीलिए कोई चीज़ को गर्म करेंगे, जैसे पानी को ही गर्म करोगे तो गर्म करने पे क्या हो? उबलने लगेगा, उसके बाद तो पानी फैलने लगेगा, क्योंकि पानी के पार्टिकल के बीच क्या आ गया? पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी आ गया। और एक और चीज़ बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी आ गया, और साथ में जो आपस में इंटरमॉलिकुलर फोर्स लगाया हुआ था, कोई चीज़ में से कोई खाना है तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स बिल्कुल इकट्ठा था, बट उसको गर्म किए तो इंटरमॉलिकुलर जो फोर्स होता है, मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो भी कमज़ोर होगा, जिसके कारण ये फैलेगा। क्लियर? इसका आंसर सिंपल लिखा हुआ है कि हॉट फूड में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब फैलना,
फैल जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, फैल जाता है। गर्म खाना ज़्यादा फैलेगा और ठंडा खाना नहीं फैलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल व्हिच प्रॉपर्टी। सिंपल है कि स्विमिंग पूल में वो तैरता है तो पानी को काटता जाता है। सिंपल बात है, क्योंकि कल ही हमने बताया है कि सॉलिड में जो पार्टिकल का डिस्टेंस होता है बहुत नज़दीक नज़दीक होता है, बट लिक्विड में थोड़ा सा दूर और गैस में बिल्कुल दूर दूर होता है। तो जिसका सबसे पास होगा तो इसको काट पाना बहुत मुश्किल होगा। आप किसी तख्ता को दो टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, मतलब हाथ से मार के उसमें छेद नहीं कर सकते, या लोहा को नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके पार्टिकल का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बट लिक्विड में थोड़ा कम है, तो लिक्विड को चीर भी आप सकते हो। तो तैरने के लिए ही करते हैं ना। और गैस में तो आप आराम से, मान लो मैं अभी हाथ चला रहा हूँ रूम में, तो रूम में हाथ चला रहा हूँ, इसका मतलब गैस को बीचे बीच काट रहा हूँ। क्यों? क्योंकि गैस के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत कमज़ोर है। ठीक है, यही सिंपल लिखा हुआ है। चलो अब आगे देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पेज का। पार्टिकल ऑफ मैटर का क्या कैरेक्टर है? पहला, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। मैंने बताया कि भले ही सॉलिड में स्पेस हो कम, लिक्विड में और ज़्यादा, गैस में और ज़्यादा स्पेस होता है, बट स्पेस होता तो सही है। नेक्स्ट क्या है? पार्टिकल के पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को अपने तरफ खींच के रखते हैं, और ये सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, होगा फिर लिक्विड में, फिर गैस में। और एक और चीज़, जो मैटर का पार्टिकल होता है ना, यहाँ पे बहुत सारा पार्टिकल है, तो ये शांत बैठे रहेंगे, नहीं ये मूव करते रहेंगे एक दूसरे की तरफ। सबसे ज़्यादा मूव किस में करता होगा? गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। ये कन्फ्यूजन मत रखना आपकी कि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। सबसे ज़्यादा गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। पेज नंबर 6 का क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, पहले एक डेफिनेशन बताए जो आपको याद होना ही चाहिए। डेंसिटी क्या होता है, यानी घनत्व क्या होता है। जैसे मान लो ये मेरा अभी रूम है जहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस रूम में सबसे ज़्यादा वजन में, सबसे ज़्यादा मास में क्या हम रख सकते हैं? लोहा या पानी या गैस। मान लो लोहा सबसे ज़्यादा रख सकते हैं। रूम देखो, इस रूम का वॉल्यूम तो हमेशा सेम ही रहेगा, वॉल्यूम सेम होगा, बट ज़्यादा वजनदार कौन रख सकते हैं? सॉलिड रख सकते हैं, तो सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा? लिक्विड का। उसके बाद किसका होगा? गैस का। समझे? सॉलिड का सबसे ज़्यादा, लिक्विड का, फिर गैस का। बट एक कन्फ्यूज़न आप मत करना, एक है आइस, एक है वाटर। यहाँ पे डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा? यहाँ पे डेंसिटी वाटर का ज़्यादा होता है, आइस से ज़्यादा वाटर का होता है। समझ में आया? ये एक मतलब ऐसा चीज़ है जो आपको कंफ्यूज करेगा, आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि ये तो सॉलिड है तो इसका डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए आप इसको बिल्कुल याद रखना है इस पॉइंट को। बाकी तो आप कर ही सकते हो। जैसे एक यहाँ पे देख लेते हो, सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन है? एयर एक गैस है, एग्जॉस्टेड फ्रॉम चिमनी ये भी गैस है, हनी लिक्विड है, वाटर लिक्विड है, चॉक सॉलिड है, कॉटन सॉलिड है, आयरन सॉलिड है। सबसे ज़्यादा कौन वजन का होगा? आयरन सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद चॉक होगा, उसके बाद आयरन होगा, चॉक होगा, उसके बाद हनी होगा, उसके बाद वाटर होगा, उसके बाद कॉटन होगा, उसके बाद चिमनी होगा, उसके बाद एयर। क्योंकि इस चिमनी से जो एग्जॉस्ट निकलता है, उसमें एयर के साथ साथ कुछ सॉलिड पार्टिकल भी तो थोड़े बहुत होंगे, तो एयर से ज़्यादा। एयर का मतलब हम सिंपल समझते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो भी हो, कार्बन डाइऑक्साइड। बट इसमें हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन, इसका मान के चलते यहाँ पे ये डस्ट पार्टिकल नहीं है, बट इसमें डस्ट पार्टिकल कुछ सॉलिड भी आ गया। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हुआ, पहले कॉटन आएगा फिर वाटर आएगा। ठीक है, अब ये कुछ आपको परिभाषा आप देख सकते हो, क्या क्या परिभाषा है। रिजिडिटी, सबसे पहले देखो स्टेट ऑफ मैटर का कैरेक्टरिस्टिक, देखो पिछले वीडियो में हमने बहुत डिटेल में करा दिया था सॉलिड के क्या क्या कैरेक्टर है, कि शेप फिक्स होता है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। और लिक्विड में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होता है, गैस में कुछ भी फिक्स नहीं होता है। फिर सॉलिड में हमने देखा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में और कम होता है और गैस में और कम होता है। ठीक है, ये सब देखा था।
उसके बाद सॉलिड की कॉम्प्रेसिबिलिटी, मतलब उसको दबा कितना सकते हैं, वो कम होता है, बिल्कुल कम होता है, आप उसको दबा नहीं सकते। लिक्विड में और ज़्यादा होता है, गैस में बहुत ज़्यादा, आप उसको दबा सकते हैं, बिल्कुल कॉम्प्रेस कर सकते हैं, जैसे स्प्रिंग को करते हैं ना उसी तरह कर सकते हैं। बट ये कुछ परिभाषा है, रिजिडिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फीलिंग ऑफ ए गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। सबसे पहले समझिए रिजिडिटी का मतलब क्या होता है। मान लो कोई चीज़ हम बोलते हैं ना ये बहुत रिजिड है, समझ ही नहीं रहा है, मतलब वो जो उसके दिमाग में चल रहा है वही मान रहा है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास पेन है, पेन को हम रिजिड इसलिए बोल रहे हो क्योंकि पेन का शेप हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे ग्लास में पानी है, उस पानी को मैं किसी दूसरे बर्तन में रख दूंगा तो उस पानी का शेप ही बदल गया है। इसका मतलब पानी रिजिड नहीं है ना, गैस और भी रिजिड नहीं है। तो रिजिडिटी का मतलब समझ लिए कि मतलब कि ऐसा सब्सटेंस का वो प्रॉपर्टी कि सब्सटेंस अपना शेप बदलना नहीं चाहता, सिंपल। कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैटर के पास अपना इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। मैटर के पास, ये मैटर है, इंटरमोलिकुलर स्पेस है। सॉलिड में ये स्पेस बिल्कुल कम होता है, मतलब दो पार्टिकल के बीच स्पेस सॉलिड में बिल्कुल कम होगा। तो क्या और इसको दबा सकते हो और इसको बोल सकते हो भाई तुम और क्लोज आ जाओ पार्टिकल के, पहले से इतना करीब है ना, इतना करीब है कि अब इसको दबा ही नहीं सकते, क्योंकि ये पार्टिकल बोलेगा भाई मैं जाऊँ किधर। बट लिक्विड में थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि ये पार्टिकल और नज़दीक हो सकते हैं। और कंप्रेस करने से क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर होने से ये इस फॉर्म में, जैसे लिक्विड किस में बदल जाएगा, सॉलिड में, और गैस किस में बदल जाएगा, कंप्रेस करने पे लिक्विड में। गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ठीक है। फ्लूइडिटी का मतलब सिंपल होता है कि जो पार्टिकल फ्लो करेगा, फ्लो मतलब यहाँ पे रख दिए तो वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। लिक्विड में भी ये प्रॉपर्टी होती है, गैस में भी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसके अलावा फिलिंग ऑफ ए गैस कंटेनर, जैसे मान लो मेरे पास मेरा रूम है, उसमें अगर कहीं से मैं कुछ थोड़ा सा गैस ले आऊँ, कुछ ही देर में वो पूरे रूम में फैल जाएगा। तो पूरे कंटेनर में फैल गया ना, लेकिन पानी के साथ, सॉलिड के साथ ऐसा हो रहा था, नहीं हो रहा था। शेप क्या होता है, देखो सॉलिड का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होता है, मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, पार्टिकल भी नज़दीक नज़दीक होते हैं। तो क्या इसके शेप में बदलाव लाना आसान है, नहीं, शेप में बदलाव लाना आसान नहीं है। तो इसका शेप, सॉलिड का शेप वही रहेगा जो शुरुआत में है। लिक्विड का शेप कैसे बदलेगा, जिस बर्तन में रखोगे लिक्विड का शेप वैसा ही हो जाएगा। गैस का तो कुछ शेप ही नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, सिंपल, मैंने आप लोग को बताया था कि जैसे मान लो पार्टिकल है, मैटर के अंदर पार्टिकल है, सॉलिड में बहुत नज़दीक नज़दीक, गैस लिक्विड में थोड़ा दूर दूर, और गैस में और दूर दूर। तो ये क्या है, पार्टिकल शांत रहेंगे नहीं, एक जगह से दूसरे जगह मूव करेंगे, यानी उसके अंदर वेलोसिटी है, वेलोसिटी के कारण काइनेटिक एनर्जी आया, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसका होगा, गैस का, क्योंकि सबसे ज़्यादा मूव तो वही कर रहा है। लिक्विड थोड़ा कम, सॉलिड तो बिल्कुल कम, भाई उनके पास जगह ही नहीं है। सॉलिड के पास जाता है, घूमता है, दूसरे से टकरा जाता है, थोड़ा चलता है दूसरे से टकरा जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत कम। डेंसिटी तो अभी ने डिस्कस किया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, सॉलिड का सबसे ज़्यादा, लिक्विड का उसके बाद, गैस का उसके बाद। अब देखो ये आराम से समझ सकते हो कि गैस को अब रीजन देना है, गैस कंप्लीटली फिल हो जाएगा वेसल्स में। मतलब मेरे पास कोई बर्तन है, उसमें मैं थोड़ा भी खोल के गैस रख दूँ तो पूरे में फैल जाएगा ना, और पूरे में फैल जाएगा तो ये क्या होगा, ये हमने अभी देखा कि ये पूरे में फैलेगा तो, और ये रैंडमली ये चलता रहता है, घूमता रहता है, इसका कोई पार्टिकल का कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, चलता रहेगा। तो ये क्या इस कंटेनर के वॉल पे प्रेशर नहीं दबाएगा, तो ये भी तो करेगा ही करेगा। क्लियर, तो पहला और दूसरा तो समझ गए, इसका आंसर नीचे लिखा भी हुआ है। ये वुडन टेबल शुड बी ए सॉलिड, क्यों सॉलिड होता है, क्योंकि वुडन टेबल में जो पार्टिकल होते हैं ना वो काफ़ी करीब होते हैं, और इसके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो काफ़ी नज़दीक होता है, काफ़ी तेज होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए ये सॉलिड होते हैं। We can easily move our hand in air
बट डू द सेम थ्रू ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट। सिंपल बोला है कि अगर एयर में जैसे मैं अभी हाथ चला रहा हूँ तो मैं आराम से चला सकता हूँ, क्योंकि एयर के बीच जो पार्टिकल है उसके बीच स्पेस है, मेरा हाथ आराम से चलता जा रहा है। बट सॉलिड में ऐसा नहीं है ना, पार्टिकल के बीच स्पेस ही नहीं है, तो मेरा हाथ अगर मैं तख्ता पे मारूंगा तो मुझे खुद चोट लग जाएगा। ठीक है, इसके लिए कराटा एक्सपर्ट होना पड़ेगा कि वो सॉलिड को भी तोड़ देगा। कैसे? क्योंकि वो इतना ताकत से मारेगा कि उसका जो इंटर मॉलिक्यूल के भी जो फोर्स लगा है वही फोर्स वो तोड़ देगा। और एक और चीज आपको पता है, एक होता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। किसी आप देखे होंगे कि बहुत जोर से मारा जाता है इस पे, इसका मतलब पता है क्या किया जाता है? मोमेंटम में जैसे पहले आप मान लो कोई ये बहुत तेज से हाथ ला रहा है और उसके बाद इस पे चला रहा है, इसका मतलब क्या है? पहले मोमेंटम बहुत ज़्यादा, मान लो पहले मोमेंटम 100 हो गया, 100 से एकाएक 0 लाना। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा चेंज होगा उतना ज़्यादा फोर्स लेगा। सिंपल, हम बॉल को अगर कैच करते हैं तो बॉल के अंदर मोमेंटम है, अगर हम हाथ पीछे नहीं खींचेंगे तो क्या हुआ? मोमेंटम, बॉल का जो मोमेंटम है, मान लो मोमेंटम 50 है और सीधे हमारे हाथ पे सीधे 0 हो गया, तो हमें जो चेंज हुआ वो कितना हुआ? 50 हुआ, तो हमारे हाथ में बहुत चोट लगेगा। बट हम अगर हाथ पीछे खींच लेते हैं तो मोमेंटम 50 से धीरे धीरे कम हो रहा है हमारे हाथ में, जैसे नीचे आ रहा है तो हम धीरे धीरे कम करें, यानी 30, 25, 5, 10 करते रहें। इसके कारण हमारा हाथ में जो मोमेंटम जो बॉल का था वो धीरे धीरे कम में गया, तो चोट कम लगेगा। इसीलिए ना किसी को कराटे से ये तोड़ना है तो एकाएक मोमेंटम को 0 कर देना है, बहुत ज़्यादा से सीधा 0। ठीक है ना? वो कभी आप ऐसे देखो हल्का मारते हो नहीं, ऐसे हाथ लाते बहुत जोर से सीधा मारते हैं, बहुत जोर से, यानी मोमेंटम को सीधा क्या करना है? 0 करना है। बहुत ज़्यादा मोमेंटम से सीधा 0 करना है, जितना जल्दी 0 करेगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे तख्ता रखा है, उसको तोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे वो ईंट रखा हुआ है, बट यहाँ पे पहले एक रुई रख देते हैं। क्या अब हाथ से वही आदमी हाथ से मारेगा, पहले रुई पे लगेगा, जो मोमेंटम होगा वो बहुत कम यहीं पे हो जाएगा। जब तक इस तख्ता पे आएगा तब तक मोमेंटम, मान लो यहाँ पे 100 मोमेंटम था, तख्ता पे आते आते तक 20 हो जाएगा, 20 से 0। चेंज कितना हुआ? चेंज सिर्फ 20 हुआ। क्या इस चेंज से तख्ता टूटेगा? नहीं। तख्ता को टूटने के लिए तो चेंज कितना चाहिए होता था? 100। समझ में आया ना? चलिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है, मैं जो आपको पहले बता चुका हूँ कि जनरली हमने क्या देखा कि लिक्विड का डेंसिटी कम होता है सॉलिड से। और हमें क्या पता है कि जो कम डेंसिटी वाला चीज़ होता है, वो फ्लोट करता है ज़्यादा डेंसिटी वाले चीज़ पे। क्या मैंने बोला? कम डेंसिटी वाला चीज़ फ्लोट करता है ज़्यादा डेंसिटी वाले चीज़ पे। एक पॉइंट ये है, फ्लोटिंग का एक और कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे हमने रख दिया आइस का टुकड़ा रख दिया, तो अगर सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होता है, यानी आइस का डेंसिटी ज़्यादा होता है, वो तो सीधा पानी में डूब जाता ना, लेकिन आइस तैरता है। तो आइस इज ए सॉलिड बट इट्स डेंसिटी इज लोअर देन वाटर, ये समझना है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आइस का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा बना होता है जिसके कारण आइस के अंदर स्पेस बहुत सारे वैकेंट होते हैं। और मैंने क्या बोला है? डेंसिटी का मास बटे वॉल्यूम। तो आपको भले ही आइस बड़ा दिखेगा लेकिन उसके अंदर जगह खाली रहता है, उसके अंदर वजन ही नहीं भरा रहता है, यानी मास कम। ठीक है ना? से पानी मतलब सेम अगर शेप का लिया जाए तो पानी का ज़्यादा मास हो जाएगा एज कम्पेयर टू आइस। तो इसीलिए आइस क्या होता है? तैरने लगता है। पेज नंबर 9 देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बट इसमें आपको ये भी याद रख लेना है। देखो, ये बस सेल्सियस और केल्विन के बीच है, बट आपको फ़ारेनहाइट याद रखना है। फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 C + 32। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 C
+32। क्लियर। अगर मान लो आपको बोला जाए कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो उसका फ़ारेनहाइट पे क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 100 रख देना आप, फिर कट करना, कितना होगा 20, 20 नंबर 180, 180 + 32, 212 फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सिर्फ केल्विन छोड़ के दोनों में लगता है। अब एक चीज़ आप बताओगे, एसआई यूनिट वैसे टेम्परेचर क्या क्या है। एसआई यूनिट देखो, यूनिट तो तीनों है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, बस एसआई यूनिट है केल्विन। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे समझिए कि 300 केल्विन है और आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.15 केल्विन। ठीक है, तो 15 हटा देते हैं, तो 300 में से 273 गया तो 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें कैसे घटाएंगे, 573 में से 273 घटाएंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस। क्लियर ना। इसमें से बस आपको 273 घटा देना। अब यहाँ पे देखना है कि इस वाटर अगर 250 डिग्री सेल्सियस है तो उसका किस स्टेट में होगा, सॉलिड में या लिक्विड में या गैस में। तो हमको पता है वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से कम पे होता है तो क्या किस फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा तो गैस के फॉर्म में होगा। क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो 250 डिग्री सेल्सियस तो ये गैस के फॉर्म में होगा, 100 डिग्री सेल्सियस यानी ये बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट पे ये गैस भी होता है और लिक्विड भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन है, समझना है आप लोग को कि कोई सब्सटेंस है, अगर वो मान लो बर्फ है, बर्फ पानी में बदलेगा, ठीक है ना, यानी सॉलिड सॉलिड चेंज होकर लिक्विड में बदल गया। तो जब हम उसको हीट दिए, सॉलिड किस में बदला, लिक्विड में बदला, तो क्या हीट देने से उसके अंदर जो हीट में परिवर्तन हुआ कि नहीं। अगर वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो जैसे सॉलिड का जो टेम्परेचर था, जिस वक्त, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, जिस वक्त सॉलिड मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे था, वो जस्ट चेंज, हीट देने पे जस्ट चेंज हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, अब वो वाटर बन गया। समझ में आया। 0 डिग्री सेल्सियस अभी आइस था, अब जस्ट वाटर बना, पूरा कंप्लीट वाटर जिसमें बन गया, उस समय तापमान भी उसका 0 होगा। समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस पे अभी है सॉलिड, आइस है, जैसे ही हम उसमें गर्मी देंगे तो जब जिस पॉइंट पे पूरा पानी बन गया, उस समय पे तापमान उसका 0 ही होगा। तो आप बोलोगे कि हमने गर्मी दिया, उसके गर्मी से इसका फ़ायदा क्यों नहीं हुआ। गर्मी से इसका फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ कि शुरुआती गर्मी वो जो आइस ले रहा था, वो सिर्फ अपने अंदर का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था उसको तोड़ने के लिए लगा रहा था, अपने आप को गर्म करने के लिए नहीं। समझ में आया ना। द मॉलिक्यूल ऑफ दिस मैटर यूज हीट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। तो यहाँ पे तापमान कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि जो भी हमने हीट दिया उस हीट का यूज बस उसने क्या किया, जो अट्रैक्शन था सॉलिड में, उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। ठीक है ना। और जो हीट अभी एक्वायर किया है सॉलिड, जो आइस, उसको लैटेंट हीट बोलते हैं, इसको हिडन हीट बोलते हैं, जो लैटेंट हीट, इसका काम ही था बस कि हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाए। अभी ये अपना हीट नहीं बढ़ाएगा। अगर मान लो पूरा पानी में बदल गया अब और हीट दोगे तो ऑब्वियसली वो गर्म होगा। सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। ये सिंपल, बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विड में बदलना है तो इसका तरीका क्या है, मान लो इसको किसी भी गैस को बदलना है लिक्विड में, तो आप इसमें प्रेशर दे दो। ठीक है ना। तो प्रेशर दोगे, बाई कूलिंग एंड अप्लाइंग प्रेशर और देम गैस कैन बी लिक्विफाइड हो जाएगा। कंडेंसेशन यही होता है ना, क्योंकि कूलिंग का प्रोसेस वहाँ पर हो रहा है, कूलिंग, ठंडा हो रहा है। ठीक है। और एक और चीज़, जब कोक के बोतल के ऊपर टॉप पे मतलब चारों तरफ भी तो आपका कूलिंग होगा, यानी वो उसका वो गैस से लिक्विड में बदल गया।
चलो अगला क्वेश्चन क्या है, ये पेज नंबर 10 है, एक्सरसाइज से जस्ट पहले वाला है। व्हाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर, मतलब कि अगर गर्मी ज़्यादा रहेगा तो हम गर्मी अगर ज़्यादा रहेगा तो कूलर और अच्छे से ठंडी देगा। सिंपल समझ रहे हो कि जितना ज़्यादा गर्मी कूलर उतने अच्छे से काम कर रहा है। सिंपल समझे? तो होता क्या है, जो कूलर का बाहरी वॉल होता है, यहाँ पे बार बार पानी आता रहता है, स्प्रिंकल होता रहता है। अब ये वाटर यहाँ से इवापोरेट हो गया यहाँ से, और आपको पता है हमने कराया था कि इवापोरेशन जब होता है ना, पानी चार जाता है, सूरज उसको खींचता है, तो इसके कारण यहाँ पे कूलिंग ठंडक आती है। ठीक है ना, यहाँ पे ठंडक आएगी इसके बाहरी वॉल पे, तो यहाँ पे भी ठंडक आएगी, यहाँ पे ठंडक आएगी, तो यही वाला तो हवा हमारे शरीर में लगेगा तो हमें भी ठंडा लग सकता है। समझ में आया ना? सिंपल याद रखो, इवापोरेशन होगा तो उसे कूलिंग होगी ही होगी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है, क्योंकि अगर मिट्टी का बर्तन है तो बाहरी इवापोरेशन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पोर्स होते हैं ना, छेद 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 होते हैं, यहाँ से पानी बाहर जाएगा, पानी बाहर जाए तो इवापोरेट होगा, तो यहाँ पे ठंडक फील होगा, यहाँ पे ठंडक तो इसके अंदर भी ठंडक, क्योंकि बहुत सारे पोर्स होते हैं ना, छेद होते हैं। अगला सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, ये मैं आपको कराया था एसीटोन। ये एक्चुअली यूज होता है नेल का जो पेंट होता है ना, वो हटाने के लिए भी एसीटोन यूज होता है। तो अगर इसको अपने हाथ पे रखोगे, इसको या पेट्रोल को या परफ्यूम को, तो क्या होता है, इवापोरेट हो जाएगा वो गैस। इवापोरेट होगा तो हमारे हाथ में एक फीलिंग होगी, कूलिंग की फीलिंग होगी, कूलिंग सेंसेशन होगा। देखो बहुत लोगों को आप देखिएगा, जब उनको चाय देते हैं, चाय के साथ एक प्लेट में चाय देते हैं, तो प्लेट में चाय क्या कर लेते हैं, डाल लेते हैं, फिर प्लेट से पीते हैं। कुछ लोग क्या पीते हैं, कप से डायरेक्टली पीते हैं। तो जब प्लेट से पीते हैं तो जहाँ पे चाय है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इवापोरेट ज़्यादा होगा, यानी ये इवापोरेट ज़्यादा होगा तो इस चाय में जल्दी कूलिंग आएगी, तो इस प्लेट से पीने पे आपको ठंडक फील होगा। बट कप के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत कम है, सरफेस एरिया कम है तो इवापोरेशन कम होगा, कम इवापोरेशन होगा तो जल्दी ठंडा नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट भी आपको मैंने चैप्टर के अंदर ही बताया था कि गर्मी के दिनों में हमें कॉटन का क्लॉथ क्यों पहनना चाहिए, मतलब किस टाइप का कपड़ा पहनना चाहिए, कॉटन का क्लॉथ, क्योंकि कॉटन का क्लॉथ हमारे शरीर के पसीना को क्या कर देता है, बाहर ला देता है, क्योंकि कॉटन के क्लॉथ में बहुत सारे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, तो बाहर ला देता है। उसके बाद कॉटन के क्लॉथ के ऊपर आ गया पानी, अब उस पानी को इवापोरेट कर दिया जाएगा और उससे हमें कूलिंग की फीलिंग होगी। सिंपल है। लेकिन अगर कोई दूसरा जैसे पॉलिएस्टर कपड़ा पहनते तो शरीर के अंदर ही रह जाता, बाहर निकलता ही नहीं, कूलिंग की फीलिंग ही नहीं होती। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, ये है हमारा एक्सरसाइज जो चैप्टर के लास्ट में होता है। ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें से 273 घटा दो, इसमें से 273 घटा दो। अगर इसको आपको केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ दो, इसमें भी 273 जोड़ दो। ठीक है, अब समझिए, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आराम से आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि नेफ्थलीन का बॉल समय के साथ अपने आप डिसअपियर हो जाता है, वो कुछ छोड़ता भी नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेफ्थलीन सबलाइम कर जाता है। सब्लिमेशन का डेफिनेशन आप लोग को याद है, सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाना। तो नेफ्थलीन का बॉल सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन के उड़ जाता है, लिक्विड बनता तब ना दिखता। ठीक है, अगला, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे, मतलब कि परफ्यूम का स्मेल हमें दूर तक दिखता है, दूर तक जाता है। ऐसा इसलिए होता है, देखो कोई भी चीज़, जैसे खाना वाला सामान का हम देखे थे, खाने वाले सामान में क्या होता है कि वो फैलता है गर्मी के कारण, बट इसमें क्या होता है पता है, जो लिक्विड होता है इसके अंदर वो वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल क्या होता है, वोलेटाइल का मतलब जिसको थोड़ा भी टेम्परेचर मिले तो फैल जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्योंकि इसके अंदर वोलेटाइल सॉल्वेंट होता है, जो पानी होता है ना वो वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब डिफ्यूज होता है, फास्टर दूर तक पहुंचता है, जिससे बहुत दूर तक लोग रहे उस वहाँ पे पहुंच जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा सॉलिड का होगा, फिर लिक्विड का होगा, फिर गैस का होगा।
अब यहाँ पे आपको वाटर का फिजिकल स्टेट बताना है। 25 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड ही होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। आगे क्या है, वाटर एट रूम टेम्परेचर एट लिक्विड, क्योंकि रूम टेम्परेचर कितना होता है 30-35 डिग्री सेल्सियस, तो अगर इतना पे तो लिक्विड ही होगा ना, 100 से ऊपर जाएगा तब ना वो बनेगा गैस, 0 से कम होगा तब ना वो बनेगा सॉलिड। आयरन अलमीरा, ये सॉलिड होगा रूम टेम्परेचर ऑब्वियसली, क्योंकि इसको पिघलने के लिए बहुत सारा टेम्परेचर चाहिए, 600-700 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो इतना डिग्री सेल्सियस थोड़ी घर पे रहेगा। Why is ice at 273 more effective in cooling than water at the same temperature? सिंपल बोला है कि आपके पास आइस है, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, 273 का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, लेकिन आइस से ज़्यादा कूलिंग होगी वाटर के कंपैरिजन में। मैंने आप लोग को बताया है कि आइस क्या करता है, हीट एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है, जो लेटेंट हीट है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है मीडियम से, ठीक है ना, और एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लेता है। और अपने पास क्यों रखता है, वो अगर नहीं एब्जॉर्ब करता तो हो सकता है आसपास का मीडियम उसको पिघला दे, एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लेता है ताकि वो फ्यूजन ना होना चाहे, ठीक है ना। तो इसीलिए फ्यूजन होगा ही नहीं, क्योंकि वो अपने पास चारों तरफ की गर्मी अपने पास रख लिया ना, अपने अंदर रख लिया, तो उस गर्मी के कारण, तो उसके कारण क्या हुआ, ये कूलिंग इफेक्ट देगा, आइस ज़्यादा देता है एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर ऐसा कुछ एब्जॉर्ब वगैरह नहीं करता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर आपको एक तरफ है बॉयल वाटर, ठीक है ना, बॉयल उबलता हुआ पानी, और एक है स्टीम यानी वाष्प, तो और दोनों सेम तापमान पे है, तो ज़्यादा आपका हाथ कौन जलाएगा, ज़्यादा हाथ जलाएगा स्टीम, ठीक है ना, क्योंकि इसके पास ज़्यादा हिडन हीट होता है। क्योंकि आपको किसी चीज़ को पानी उबलना है और उसको वाष्प बनाना है, तो और ज़्यादा आप उसको ऊर्जा दिए होइएगा, ऊर्जा ज़्यादा दिए होगा, तो इसके पास स्टीम के पास और ज़्यादा एनर्जी आ गया होगा ना, हीट आ गया होगा इसके अंदर, ठीक है ना, हीट ज़्यादा आ गया तो ये हाथ को आपको ज़्यादा जला सकता है। देखो ये सारा पॉइंट हमने कितनी बार पढ़ा है, सॉलिड से लिक्विड बनाने को क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन या मेल्टिंग। अब लिक्विड से सॉलिड बनाना है, इसको क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। उसके बाद लिक्विड से गैस बनाना है तो इसको वेपराइजेशन या इवापोरेशन बोलते हैं। और उसके बाद गैस से लिक्विड बनाना है, कंडेंसेशन, वाष्प से ही बनता है। और उसके बाद सॉलिड से डायरेक्ट गैस बना है तो सब्लिमेशन, और एक्चुअली डिपोजिशन होता है, ठीक है, डिकम्पोजिशन। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है पूरे चैप्टर में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर, और वो भी आज ही आएगा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा, क्या फीडबैक आप चाह रहे हो, क्या बदलाव चाह रहे हो, ये सब कुछ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।